नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पे। और आज आपके लिए हम बात करेंगे आज की इस यूनिट में DSTC सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर है, जिसका यूनिट नंबर 3 ज्यामिति तथा मापन। ये यूनिट आपका लगभग 20 नंबर का है। आप लोग इस यूनिट में से 20 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, आज की इस वीडियो में हम कुछ सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक आधे घंटे के आसपास आपको देखना है और आधे घंटे में आप लोग 20 में से 15 नंबर आसानी से ले पाओगे। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। शुरू से पढ़ना है और लास्ट तक आपको देखनी है। क्लास को थोड़ा सा तसल्ली के साथ धैर्य बनाकर देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ज्यामिति के प्रमाणिक तथा मानक ग्रंथ जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री का एक मानक ग्रंथ है जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री। इसके लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके राइटर हैं हमारे यूक्लिड साहब। कौन है? यूक्लिड। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ज्यामिति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? आंसर होगा आपका सूलव सूत्र से मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो, यहाँ पर छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उनमें 1 नंबर का बहुत कभी कभी जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो रेखाएं जो आपस में 90 डिग्री के कोण पर झुकी होती हैं, वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? तो आंसर आपका लंब रेखा यानी लंबवत रेखाएं। इस तरीके से एक रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, दैट इज़ दोनों परपेंडिकुलर लाइनर हो जाएंगी। तो ये आपकी लंब रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट, कभी पूछ लिया जाए कि भाई सरल कोण या एक ऋजु कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो ऋजु कोण अपना पूरा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का। वर्ग के 4 कोण पूछ लिए जाए या आयत के 4 कोण पूछ लिए जाए तो भी कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जनरली आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि किसी वृत्त में सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है? तो अपना ये एक वृत्त होता है और इस वृत्त के अंदर हम कितनी भी अनंत, इसकी कोई संख्या नहीं है, वृत्त के अंतर्गत कितनी भी सममिति अक्ष बनाई जा सकती है। तो संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। आपकी मर्जी है जितनी खींच सकते हो, दैट इज़ इन्फिनिटी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्यामितीय चिंतन के विकास के दौरान वैन हले प्रतिरूप में समझ के कितने स्तर बताए थे वैन हले साहब ने? तो इस प्रश्न को आगे हम विस्तार से भी पढ़ेंगे इसी क्लास में। आंसर हो जाएगा आपका 5 स्तर बताए थे वैन हले साहब ने, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो भैया वो कैसी आकृति कहलाती है? वो वर्ग भी कहलाती है और आयत भी कहलाती है। लेकिन अंतर किया गया है, चारों भुजाएं बराबर तो है लेकिन प्रत्येक कोण कैसा है? 90 डिग्री का है। तो जब 90 डिग्री का कोण हो, भुजाएं चारों बराबर हो, तो आंसर क्या आएगा? आपका वर्ग आएगा। और पूछ लिया जाए कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोण 90 डिग्री का हो, तो वो आयत भी हो सकता है, लेकिन वर्ग में फिक्स कर रखा है कि भुजाएं 4 होंगी, एक बंद आकृति होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, दैट इज स्क्वायर कहलाएगा आपका। वे आसन्न कोण जिनके योग 180 के बराबर होते हैं। तो आसन्न कोण है आपस में और 180 डिग्री दोनों का योग है दोनों कोणों का, तो वो क्या कहलाएंगे साथियों? उनको हम परिपूरक कोण कहते हैं, जिसको और दूसरी भाषा में बोले तो समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए। एक विषमबाहु त्रिभुज में सममिति अक्ष कितनी हो सकती है? तो भैया कितनी होती हैं? एक भी नहीं होती है। विषमबाहु त्रिभुज में सममिति अक्ष एक भी नहीं होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी नगण्य, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, दैट इज 0 होगा, ठीक है। नगण्य का मतलब एक भी नहीं,
ठीक है, नगण्य का मतलब एक भी नहीं है, जिसको गणने योग्य नहीं कहा जा सकता उसको शून्य कहते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन होगा आपका ये वाला कि एक त्रिभुज के 3 कोण हैं जिनका अनुपात क्रम से 1:2:3 है, तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। देखो, हालांकि आप लोग कक्षा 10वीं में भी ये पढ़ के आए होंगे 1:2:3। सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रत्येक कोण को हम मान के चलते हो x अनुपात है, तो पहला x हो गया, दूसरा 2x हो गया, तीसरा 3x हो गया, बराबर किसके है, त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री। टोटल कितने हो गए, 6x हो गए, 180 आ गया इधर, x का मान कितना आ गया 30। तो याद रखना साथियों, सबसे छोटा कोण 30 का है, जिसका अनुपात 2 है वो 60 डिग्री का है, और सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का। आप काउंट करके देख लीजिए, 30 + 60 + 90 दैट इज 180। तो आपका सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का और सबसे बड़ा कोण इस प्रश्न के अनुसार 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है अपना कि एक समबाहु त्रिभुज में एक अंतः कोण का मान 144 डिग्री है, इस क्षेत्र में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आंसर कितना आएगा आपका 144 डिग्री का। अगर अंतः कोण है, किसकी बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। और इसका एक फॉर्मूला भी शायद मुझे ध्यान नहीं है अभी इतना, तो आप लोगों को एक फार्मूला भी आता है किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत भुजाओं की संख्या निकालने का फार्मूला, आप लोग याद करना, सर्च कर लेना गूगल वगैरह पे, जहाँ पे भी आपको मिले। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, देखेंगे। हाँ भाई, तो ये वाला फॉर्मूला अब ध्यान आया मुझे, भुजाओं की संख्या निकालने का सूत्र है n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल का सूत्र। तो ये सूत्र है, आप लोग इसको याद रखेंगे 2n - 4 × 90। अब इस फॉर्मूले से आप ऊपर वाले सवाल का आंसर दे सकते हो। ठीक है, ऊपर वाले सवाल का आंसर आसानी से दे पाओगे। तो इसका आंसर फिर 10 आया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है 2n - 4 × 90। ठीक है, बराबर कर देंगे 144। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास r है, व्यास कितना है, r है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमने पढ़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, लेकिन इसके अनुसार r का मान क्या है, व्यास क्या है इसका r, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी r/2। अब इस फॉर्मूले में r की जगह r/2 लगाएंगे। देखो π×r², ठीक है ना, तो पूरा हो गया ना, ये तो पूरा है, तो π/4 बन गया × r² बन गया। तो बताओ ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला राइट हो गया। ठीक है, πr²/4। तो ये बन जाता है, अगर किसी वृत्त का व्यास r है, व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होगा। ये चीज़ आपको, एक डी बोलते हैं व्यास को, तो ये अपना इसमें संबंध आपको याद रखना है। एक व्यास और एक त्रिज्या के अंदर वृत्त की त्रिज्या और इसके व्यास में संबंध है कि वृत्त की त्रिज्या का व्यास हमेशा दोगुना होता है। क्लियर। अगला प्रश्न आप लोग इसी तरीके से, ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि एक वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त बना है और वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप में अनुपात क्या होगा। तो आपको ये क्वेश्चन रट लेना है, आंसर होगा π/4, क्योंकि एक वृत्त बना है। देखो ये वाला हमारा एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है, तो हमेशा अच्छे से याद रखना, परिमाप का अनुपात अगर पूछा जाए तो वृत्त की परिधि और उस वर्ग का परिमाप। तो देखो वर्ग की परिधि जो होती है, इसको आप निकाल सकते हो, इसको आप निकाल सकते हो कि वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, वर्ग का परिमाप तो आप लोग जानते ही हो। तो रिलेशनशिप में आप लोग इसको निकालेंगे 4 × भुजा। क्या होगा, 4 × भुजा, ये वर्ग का परिमाप है। अब यहाँ पर भुजा जो है साथियों, वो हमारी वृत्त की जो त्रिज्या है वो भुजा का दुगना हो गई, भुजा का दुगना हो गई ना। तो अब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई 2πr = 4 × 2r तो है ही भाई, 2r बन गया ना, r + 4 दैट इज़ 2r। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, r से r कट गया, ये 4 दूनी 8, 4 को यहीं लेने तो 2 को 2 कट गया, तो देखो कितना बन गया, π/4 आंसर आ गया ना, π/4।
ये 4 कटेगा नहीं यहाँ पर, एज इट इज रहेगा, तो पाई अनुपात 4 आंसर आ गया आपका। ऐसे कर लो, एक बार दोबारा समझो। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब एक वृत्त अंदर बन रहा है किसके, वर्ग के अंदर। तो वर्ग की जो भुजा है ना, वो हमारी वृत्त की त्रिज्या की दुगनी हो जाएगी। तो दैट इज क्या बनेगा यहाँ पर, 4 गुना भुजा है ना, तो भुजा का दुगना कर दो, त्रिज्या का दुगना बन जाएगा भुजा, 2r हो गया। r से r खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा, पाई अनुपात 4 ही तो बचेगा भाई, पाई अनुपात 4 ही तो आंसर आया था। ऐसे गणित को आप हल कर पाते हो अच्छे तरीके से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको हल करना है। देखो एक प्रश्न और भी ये पूछा गया था, चतुर्थांश से भी प्रश्न पूछा गया है कि एक तृतीय चतुर्थांश में क्या स्थित होगा, कौन सा इनमें से निर्देशांक है। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बना देता हूँ डायग्राम यहाँ पर, ठीक है। ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। तो देखिए इधर हमारे सब पॉजिटिव होते हैं, इधर हमारे एक्स के सॉरी इधर हमारा एक्स होगा, इधर हमारा एक्स माइनस होगा, इधर वाई माइनस होगा और इधर हमारा वाई होगा। तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें पूरे धनात्मक होंगे, और इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव वाई, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। इसमें भी एक्स माइनस वाई माइनस होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस के हैं ना दोनों, तो दैट इज़ आंसर हो गया सी, ठीक है ना, -4 -5, दैट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तृतीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। ऐसे आप लोग हल कर पाएंगे, गणित में कोई ज़्यादा वाली परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल ही है। आगे देखिए आप, सबसे पहले ज्ञात उपपत्ति देने वाले यूनानी गणितज्ञ का नाम आपसे पूछा जाए तो थेल्स है, ये सेकंड यूनिट में भी सवाल आया था। अगला प्रश्न है कि वैन हिले ने जो पांच जो स्तर बताए थे अपने मॉडल में, जो प्रस्तुत किए थे 5 स्तर, उनके नाम एक बार आपको समझना है, आगे विस्तार से थोड़ी बात करेंगे भी। तो वैन हिले के 5 स्तर आपको याद रखने उनके मॉडल के। पहला है आधारभूत स्तर, जिसको हम दृश्यांक भी बोलते हैं। दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है औपचारिक कसौटी, चौथा है कटौती और 5वां है कठोरता। तो ये 5 स्तर है जिनको अच्छे से याद रखना। यूक्लिड ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना 2 व्यक्ति हैं जिनको यूक्लिड ज्यामिति का जनक कहा जाता है। एक तो है लोबोचौस्की और दूसरे हैं बोल्याई। ये दोनों व्यक्ति हैं जो यूक्लिड ज्यामिति के फादर कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, छद्म गोलाम ज्यामिति किसे कहा जाता है, छद्म गोलाम ज्यामिति। तो देखिए एक न्यून कोण ज्यामिति जिसको हम गैर यूक्लिडियन कहते हैं, किसी सरल रेखा के बाहर के बिंदु से होती हुई उस रेखा के समांतर असंख्य रेखा खींची जा सकती है, और इस प्रकार की ज्यामिति को हम छद्म गोलाम ज्यामिति कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है। दूसरा है कि समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज में अंतर। तो देखो इसमें अंतर है, समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि समलंब चतुर्भुज में केवल एक जोड़ा ही सम्मुख भुजाओं का बराबर होता है। अंतर सुनिए आप लोग, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है भाई, इसमें ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन समलंब की बात करें तो देखो ऐसा होता है समलंब, ठीक है, समलंब ऐसा होता है केवल उनके सम्मुख जोड़ा होगा ना, केवल वही बराबर होता है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर मान लो इस तरीके से, और थोड़ा सा इधर इस तरीके से बना लो इसको, ऐसे 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 और ऐसे, ये वाली आकृति हमारी क्या है, समलंब है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसमें लंब डाल सकते हो, ये समलंब ही तो बनेगी, ठीक है ना। तो ये समलंब हो गया, इस तरीके से आप इनको याद करना है। देखो समपूरक कोण किसे कहते हैं, यानी जब 2 कोणों का माप 180 डिग्री हो जाए, यानी एक ही रेखा पर कोण खींच रहे हों ये वाले, तो ये कोण और ये वाला कोण, ये x + y, इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, 180 के। दैट इज हमारे दोनों समपूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
एक ऐसा कोण बताइए जो अपने पूरक के समान हो। ठीक है, तो पूरक के समान आप लोग भी जानते हो, माना किसी भी कोण x मान लिया मैंने, अब इसका मैं पूरक कोण निकालूंगा x का, कोई कोण है x, अब इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 90 माइनस एक्स, है ना, इक्वल कर लो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 90, x का मान कितना आएगा 45, आंसर क्या आएगा 45 ही तो आया है, 45 ही तो आया है। तो किसी भी एक कोण का पूरा कोण हमेशा क्या रहेगा 45 डिग्री रहेगा, कोई भी कोण मान के चलो आप, मिनिमम 45। ऐसे ही 105 का संपूरक कोण अगर पूछा जाए तो भैया 105 को 180 में से घटा दो, ये आंसर कितना आएगा 75 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सममिति से क्या तात्पर्य है। सममिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस मिति, अर्थात जिसकी माप आपस में बराबर होती है, यानी ऐसी दो आकृतियां जिनकी माप आपस में बराबर होती हैं सममिति आकृति कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, सर्वांग समता के कुछ नियम भी आपको हम बताएंगे। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, तो सर्वांग समता का मतलब है आधुनिक गणित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्यामितीय प्रत्यय माना जाता है और इस प्रत्यय को वास्तविक संख्याओं के प्रयोग से प्रस्तुत करने का प्रयास प्रसिद्ध गणितज्ञ जिसका नाम था जी.डी. विरकोफ, इन्होंने किया था। और इसकी परिभाषा क्या दी थी साथियों, देखिए, जब दो आकृतियां जिनका आकार और माप आपस में समान हो तो वो सर्वांग सम आकृति कहलाती है। दो आकृतियों के सर्वांग सम होने के इस संबंध को हम क्या कहेंगे, सर्वांग समता कहेंगे। इस तरीके से ये इसका चिन्ह है कि दो बराबर के साइन और इसके ऊपर इस तरीके का, तो ये सर्वांग समता के लिए संकेत प्रयोग किया जाता है। जैसे दो त्रिभुज हैं तो ये सर्वांग सम हो गए ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, देखो ये आपका एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर ए बी और ए डी ई का कोण 150, इधर ए बी सी का मान भी 150 और एक त्रिभुज बना हुआ है। तो पूछा क्या है कि कोण ए डी बी ये वाला कोण और कोण ए बी डी ये वाला कोण, इन दोनों में मान और परस्पर संबंध क्या है। तो आप लोग जानते हो कि भाई ये दोनों और ये वाला कोण दोनों समपूरक है कि नहीं, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो ये कितना आ गया 30 डिग्री का, और ये भी इसके बराबर, ये और इसका भी मान 180 है, दैट इज ये भी 30 डिग्री। तो बताओ ये दोनों कोण डी और बी आंतरिक जो कोण है दोनों 30-30 डिग्री के तो हो गए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, वर्ग और, अब देखो वर्ग और समचतुर्भुज में दो असमानता, भाई अंतर क्या है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जबकि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना कोई ज़रूरी नहीं है। वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, वर्ग हमेशा एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि समचतुर्भुज वर्ग बन जाए। तो ये दोनों असमानता। वर्ग और आयत में भी समानता पूछे तो आयत और वर्ग दोनों की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आइए थोड़े बड़े प्रश्नों की तरफ। वैन हीले के सिद्धांत की मान्यता है, तो ये अच्छा प्रश्न है। ज्यामिति का सीखना चरणों या विविध स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। इसके एकदम बुनियादी दृश्यात्मक स्तर से आरंभ करके फिर विश्लेषण, अमूर्तीकरण तथा प्रमाण तक स्पष्ट रूप से अलग अलग तक के स्तर है। 0 से 4 स्तर, पहला 0, फिर 2, 1, 2, 3 और 4, ये 5 स्तर बताए थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने 0 से स्टार्ट कर दिया था, इसलिए 0 भी प्रथम स्तर है। ये स्तर क्रमिक, अपरिवर्तनीय और नीचे से ऊपर के क्रम वाले होते हैं। शिक्षक विषय वस्तु को समझ के निचले स्तर तक सीमित कर सकते हैं और उसका परिणाम विद्यार्थियों के द्वारा चीज़ों को रटकर याद रखना होता है। लेकिन विद्यार्थी इन स्तरों में से किसी एक को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते और न ही इस तरह समझ हासिल कर सकते। एक स्तर पर अनुमान से या अव्यक्त रूप से समझी गई धारणाएं उनके अगले स्तर तक स्पष्ट तथा व्यक्त रूप से समझ में आ सकती हैं। हर स्तर की अपनी समझ होती है और जिन शिक्षकों को विद्यार्थियों के सीखने के इन पहलुओं का बोध नहीं होता, वे ज्यामितीय विचारों की विद्यार्थियों की समझ की आसानी से भी गलत व्याख्या कर सकते हैं। तो वैन हीले के ये अपनी मान्यताएं थी।
अगर आपसे पूछा जाए इनके स्तर, तो ये वाला प्रश्न भी आपको याद रखना है, बेनिले के चिंतन स्तरों की विशेषता। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करके ज़रूर जाएं, ठीक है। बाकी सवाल के तरीके मैं आपको बता ही रहा हूँ कि सवाल कैसा आएगा। देखो 10 ग्राम विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। यह विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता, चिंतन, पहेली हल करने की स्मृति योग्यता को बढ़ाता है, सृजनात्मकता को बढ़ाता है, विभिन्न आकृतियों को छूने, महसूस करने, घुमाने, अलग अलग नज़रिए से देखने का अवसर उपलब्ध करवाता है। इनकी सहायता से विद्यार्थी ज्यामितीय आकृतियों की विशेषता समझता है। यह विद्यार्थियों को वर्गीकरण, तुलना, वस्तुओं के घूर्णन कौशल को निखारता है, विद्यार्थियों की स्थानिक समझ बढ़ाता है और विद्यार्थियों की सर्वांग समता की भी क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पूछा जाए कि भाई रेखा और रेखाखंड में अंतर क्या है, तो देखो रेखा और रेखाखंड मान के चलते हो दो बिंदु हैं ए और बी, और ए और बी पर ए से कोई किरण खींची जाए, ठीक है, बी से आगे की तरफ और आगे बढ़ाया जाए और अनंत तक बढ़े, ठीक है। ए और बी दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं से किसी भी रेखा किरण को अनंत तक बढ़ाया जाए तो वो कहलाती है रेखा, ठीक है। अगर किसी रेखाखंड को अनंत दूरी तक दोनों साइड बढ़ा दिया जाए तो वो कहलाती है रेखा, और दो बिंदुओं के बीच में खींची जाने वाली रेखा हमेशा क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो ये दोनों अंतर स्पष्ट कर लेना आप, ओके। अब यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार की रेखाओं के गुण भी पूछ सकता है कि भाई प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। तो दो रेखाएं जब एक दूसरे में आपस को काट देती है इस तरीके से, ठीक है, तो वो हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं भाई एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है ना, उन दोनों के मध्य में हमेशा बीच की दूरी समान रहती है, तो जैसे रेल की पटरियाँ, तो ये हमारी समांतर रेखा हैं। लंब रेखाओं की बात करें तो लंब रेखा यानी एक क्षैतिज रेखा पर ऊपर से अगर कोई रेखा ड्रॉप करे जो 90 डिग्री का कोण बनाए तो वो हमारी लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। देखो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर बात कर लें। जैसे समकोण त्रिभुज है कि जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। न्यून कोण त्रिभुज है, 90 डिग्री से कम कोण अगर है किसी भी त्रिभुज में तो वो न्यून कोण त्रिभुज है। अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक का है तो वो अधिक कोण त्रिभुज है। अगर जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण बराबर है, तो वो समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप याद करना, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। अब देखिए, अब हम आते हैं सवालों पर। सवाल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो दो त्रिभुज किन किन परिस्थितियों में सर्वांग सम हो सकते हैं। तो पहला नियम होता है हमारा एस 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 नियम, इस नियम से भी हो सकते हैं। दूसरा है एस ए एस नियम से भी हो सकते हैं। तीसरा नियम है ए एस नियम से भी हो सकते हैं। और चौथा है आर एच एस नियम से भी हो सकते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में बताए हैं आपको, इनको याद रख लेना और ये प्रश्न आपका कंप्लीट समझो आप, ख़त्म खेल। इतना सा देखो, ट्रिक से पढ़ो आप कोई भी चीज़ को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम इस प्रश्न पर आते हैं कि एक घनाभ की लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले सूत्र याद करो, दो गुणा ब्रैकेट बंद लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। और इन सबको रख दो, यहाँ पर सबको रख दो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा भैया फटाफट, ठीक है। आंसर आ जाएगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र याद कर लेना। लेकिन एक पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर। तो इसमें कितना लीटर पानी आएगा, क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है, आयतन पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको ये चीज़। तो आप लोग आयतन निकालने के लिए मीटर को सबसे पहले किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में बदल लीजिए। 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, याद रखना। 1.5 में कितने हो गए, 150। 2.5 मीटर में कितने हो गए, 250। और टंकी का आयतन आपको मैं बता दूं क्या निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये इसका हो गया मामला ख़त्म। और क्या पूछा गया है, 1 लीटर की बात की गई तो घन सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1000 का भाग दे देंगे।
आंसर आपका आ जाएगा 7500 लीटर। सिंपल सवाल है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। एक बेलनाकार ड्रम है जिसका घन सेमी में पानी भरा हुआ है, कितना 42,768। ड्रम की त्रिज्या दी गई है 18 सेंटीमीटर। तो आप आसानी से ड्रम की ऊंचाई निकाल सकते हो। भाई ड्रम का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ड्रम बेलनाकार है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान रखना। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये दोनों में अंतर है। 2 पाई आर एच बेलन का आयतन और 2 पाई आर एच बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पूछा जाए बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर हमारी 18 का स्क्वायर गुना एच हमको निकालना है, ठीक है। और हमारा आयतन दे रखा है, एच का मान निकालो, सॉल्व करके 42 सेंटीमीटर आएगा भाई। तो देखो मैं गणित जब पढ़ाऊँगा ना आपको तो बहुत मज़ेदार क्लास रहेगी, टेंशन मत लीजिए आप लोग। और आगे ऐसे ही सवाल आप लोग हल करना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और बात हम करें निबंधात्मक प्रश्नों की, तो निबंधात्मक प्रश्न तो इसमें से इतना आते नहीं है, ज़्यादातर छोटे प्रश्न आ जाते हैं। कई एक प्रश्न निबंधात्मक आएगा बस, ज़्यादा नहीं आएगा, और वो आपके ऊपर वाले से ही आ जाएगा, सवाल दे देगा आपको कोई भी बड़ा सा, तो टेंशन नहीं करना है। और बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़िएगा। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और है कि निबंधात्मक प्रश्न अगर आपको पढ़ना है ना कोई सा, तो वो मैंने आपको ऐप पर बताया है, ऐप पर बता दिए हैं। 20 मॉडल पेपरों में सब कुछ कंप्लीट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो मॉडल पेपर पढ़ लो, खेल ख़त्म पूरा का पूरा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझा सकता आपको, ठीक है भाई, धन्यवाद।